Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. FFB Live Chemistry class ये हमारा YouTube का चैनल है जिसपे कि केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस किया गया है जो कि इंटरमीडिएट के कंप्लीट कोर्स को कवर करता है। उसके अलावा कंपटीशन की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए सारे ही टॉपिक पे डिस्कस किया गया है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के क्लासेस फिलहाल चल रहे हैं जिसमें कि पिछले जितने भी क्लासेस हम लेते रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अलावा हमने पॉलीमर केमिस्ट्री और मेडिसिन केमिस्ट्री पे भी एक चैप्टर था, उस पर भी डिस्कस किया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स जो कि बायो केमिस्ट्री का चैप्टर है उसको हमने लास्ट डेज में कंप्लीट किया। आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तुम्हारे सिलेबस में है उनको हम लेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जो सिलेबस में है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी जिस मेटल को हम मेटल्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत सी आर्टिकल्स मेटल्स के बने होते हैं, तो क्या हमें इस फॉर्म में मिलता है? मेटल नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है उससे प्योर फॉर्म में किस तरह से हमें मिलता है, फिर उसके बाद उससे किस तरह से आर्टिकल्स बनते हैं, ये सारा एक लंबा प्रोसेस है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसी प्रोसेस पे डिस्कस होना है कि फर्स्ट की वो नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, उसके बाद उससे हमें किस तरह से जो भी फॉर्म मिलता है उससे हम प्योर मेटल किस तरह हासिल करते हैं। तो उसके डिफरेंट प्रोसेसेस, उसमें कौन कौन से जो सिस्टम यूज़ होते हैं उन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये बताएंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो चैप्टर में जो चीज़ें पढ़नी है वो तुम्हारे सामने है। चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इनमें जिन टॉपिक्स पे हमें स्टडी करनी है उसमें ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी मेटल लिखा हुआ है, नॉट मेटल, दिस इज मेटल्स, यानी नेचर में हमें किस फॉर्म में मेटल्स मिलते हैं। उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स टॉपिक हैं ये सारे, प्रोसेस यानी मेटलर्जी के या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के। इसमें हमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, उसके अलावा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, अकोरेंस प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक एंड फेरिक, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटलर्जी, इस पे भी हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अकोरेंस ऑफ मेटल, यानी नेचर में हमें किस फॉर्म में मेटल्स मिलती हैं। All materials found in the earth are composed of chemical elements. At present, 118 elements are known, but all of them do not occur in nature. Out of the 92 elements from hydrogen to uranium, all with the exception of few such technetium, promethium, astatine, francium, etc. are found in Earth. The elements above uranium are man-made, which have been synthesized by artificial means. These elements are called transuranic elements and are radioactive in nature. Out of naturally occurring elements, only 10 elements make up about 99% mass of the Earth's crust, ocean and atmosphere. The top 10 most abundant elements in nature in earth crust, ocean and atmosphere are given here. Oxygen,
Oxygen found 49.5% in earth crust, ocean और and एटमॉस्फेयर में। सिलिकॉन से सेकंड पोजीशन है सिलिकॉन की, जो कि 25.7% मिलती है नेचर में। एल्युमिनियम 7.5%, आयरन 4.7%, कैल्शियम 3.4%, सोडियम 2.6%, पोटेशियम 2.4%, मैग्नीशियम 1.9%, हाइड्रोजन 0.87% एंड टाइटेनियम 0.58%। तो ये 10 एलिमेंट जो ज़्यादा परसेंटेज है जिनकी, उसके बाद बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो इन सबसे कम उनकी परसेंटेज होती है नेचर में। Thus a few elements are very abundant, but most of the elements are very scarce. Some of the common elements such as copper, zinc and tin and lead are not abundant but are found in nature in rich deposits from which these can be easily extracted. If the entire universe is considered, then 90% of the matter is hydrogen. Helium is the second most abundant element, around to 9%, and the remaining elements make up only 1% of the universe, with oxygen, neon, carbon, and nitrogen next in order of decreasing abundance. These are the points to be remembered. The natural mode of occurrence of an element is largely dependent upon its chemical nature. The element occur in nature sometimes free, which is known as native, but mostly in the combined state. Now, native state, the elements which are least reactive and have little or no affinity for oxygen, moisture, and other chemical reagents occur in a free or native state. That is, in uncombined state. Native state means uncombined state. For example, gold, silver, platinum metals are found in native state. Liquid droplets of mercury are found associated with cinnabar. Mercuric sulfide, nitrogen, oxygen, and noble gases are found in free state in the atmosphere. Carbon in the form of diamond, graphite, and coal is found in free state in earth crust. Deposits of sulfur are also found deep underground in uncombined state. Now, second form is combined state. Elements which are chemically reactive, that is, they are readily affected by oxygen, moisture, carbon dioxide, etc. of the atmosphere, occur in a combined state in the form of simple or complex compounds. These compounds are called minerals. In the combined state, elements are generally present as oxides, carbonates, sulfides, silicates, halides, sulfates, etc. A few common elements along with their nature of occurrence have been listed in the table given. Element, नेचर ऑफ अकरेंस यानी किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, एंड नेम ऑफ द मिनरल एंड कंपोजिशन। एल्युमिनियम एज ए ऑक्साइड मिलता है और नेम ऑफ द मिनरल क्या है इसका, बॉक्साइड, और कंपोजिशन है इसका Al2O3.2H2O। दूसरा है कोरंडम, ऑक्साइड फॉर्म में ही होता है ये Al2O3, एंड डायस्पोर इज Al2O3.H2O। फ्लोराइड फॉर्म में पाया जाता है क्रायोलाइट में Na3Al(F6), सिलिकेट इसमें चाइना क्ले जिसका की फॉर्मूला है Al2O3.2SiO2.2H2O, माइका इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला K2O3, Al2O3 6SiO2 उसके अलावा फेल्डस्पार KAlSiO8। तो यहाँ पे क्या मिलता है, ये किसके ओर्स हैं, ये सारे मिनरल हैं एल्युमिनियम के, ऑक्साइड, फ्लोराइड और सिलिकेट फॉर्म में। उसके अलावा आप कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है मोस्टली, लाइमस्टोन और कैल्साइट और डोलोमाइट, फार्मूला CaCO3। फ्लोराइड फॉर्म में मिलता है फ्लोरस्पार CaF2,
सल्फेट इज नोन एज जिप्सम, फार्मूला CaSO4.2H2O। कॉपर कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, मेलेकाइट और एजुराइट दो इसके मिनरल है। मेलेकाइट का है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस एंड एजुराइट CuCO3CuOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला यहाँ पे 2 है, इसमें ज़्यादा इसकी परसेंटेज होती है पूरे की। नाउ सल्फाइड, सल्फाइड फॉर्म में कॉपर, कॉपर पाइराइड में CuFeS2 एंड कैल्कोसाइट और कॉपर ग्लास Cu2S। अब आयरन, आयरन सल्फाइड फॉर्म में मिलता है, आयरन पाइराइड्स FeS2 फॉर्मूला है इसका या कंपोजिशन। ऑक्साइड फॉर्म में हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe2O4 एंड लिमोनाइट Fe2O3.3H2O। कार्बोनेट फॉर्म में जो इसके मिनरल मिलते हैं वो कहलाते हैं सिडेराइट FeCO3। अब लेड कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है सेरुसाइट PbCO3। सल्फेट फॉर्म में एंगलेसाइट PbSO4 एंड सल्फाइड इज नोन एज गैलेना PbS। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म में इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। क्लोराइड सॉल्ट मैग्नीशियम का कॉर्नेलाइट कहलाता है, KCl MgCl2.6H2O। और कार्बोनेट्स जो मिनरल है वो मैग्नेसाइट कहलाता है, MgCO3। मैग्नीज का ऑक्साइड मिनरल, ऑक्साइड मिनरल मैग्नीज ऑक्साइड मिनरल फॉर्म में मिलता है पायरोलुसाइड, दिस इज MnO2। मरकरी सल्फाइड फॉर्म में मिलता है सिनेबार HgS। सिल्वर सल्फाइड मिनरल है इसका अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लास Ag2S। क्लोराइड is known as horn silver AgCl and जिंक मिलता है सल्फाइड फॉर्म में जिंक ब्लेंड्स और ZnS। उसी तरह जिंक के और दूसरे मिनरल फॉर्म है ऑक्साइड, ऑक्साइड मिलता है जिंसाइड, नेम ऑफ द मिनरल है जिंसाइड, जिंक के ऑक्साइड का ZnO। कार्बोनेट मिनरल कैलामाइन कहलाता है, ZnCO3। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है ट्रोना, ट्रोना इज Na2CO3.2NaHCO3.3H2O। एंड सोडियम नेट्रॉन फॉर्म में, यानी कार्बोनेट के ये दो फॉर्म है, ट्रोना दिस इज नोन एज नेट्रॉन Na2CO3.H2O। सोडियम सल्फेट फॉर्म में मिलता है ग्लाबर साल्ट Na2SO4.10H2O। क्लोराइड is known as common salt NaCl. Nitrate is Indian nitrate, it is KNO3। पोटेशियम, दिस इज दी सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, द क्लोराइड फॉर्म में NaCl मिलता है। उसके बाद पोटेशियम का नाइट्रेट मिनरल है वो इंडियन नाइट्रेट कहलाता है, पोटेश KNO3। क्लोराइड मिनरल कार्नेलाइट कहलाता है, KCl MgCl2 6H2O। उसके अलावा क्लोराइड मिनरल सिल्वाइन फॉर्म में भी मिलता है, KCl। और इसका ऑक्साइड मिनरल सैंड, क्वार्ट्स और फ्लिंट, दिस इज और SiO। सिलिकॉन का ऑक्साइड मिनरल मिलता है सैंड, क्वार्ट्स और फ्लिंट में, मॉलिक्यूलर फार्मूला SiO2। एंड सिलिकेट फॉर्म में मिलता है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ igneous rocks which consist of silicates of magnesium, aluminum, potassium or iron. Now phosphorus, mineral of phosphorus is in the form of phosphate. Name of the mineral is phosphorite, Ca3PO4 whole twice। उसके अलावा फ्लोरापेटाइट, इस 3Ca3PO4 whole twice CaF2। Fluorine found in the form of fluoride, fluorspar, molecular formula CF2, and cryolite Na3AlF6। Bromine found in form of bromide, bromocarnellite, formula is KBr MgBr2.6H2। उसके अलावा ब्रोमीन के जो दूसरे मिनरल है ब्रोमाइड फॉर्म में वो है सी वाटर,
सी वाटर कंटेन्स ब्रोमाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। उसके अलावा ये वही है, आयोडीन पे आ जाते हैं। आयोडीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयोडेट एंड नेम ऑफ द मिनरल इज कैलिके एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला NaIO3। एंड आयोडाइड फॉर्म में जो मिलता है वो कहलाता है kelp ashes of seaweeds contain iodides. Now earth is the storehouse. Earth is the storehouse of a large number of elements. The distribution of these elements is not uniform. The elements are distributed in three main parts of the earth known as atmosphere, hydrosphere and lithosphere. First is atmosphere. ये तीनों पार्ट जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा था तो 11th में भी तुम लोग पढ़ चुके हो। बहरहाल, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर? It is a blanket of gases which is surrounding the lithosphere and hydrosphere part of the earth. It has no well-defined upper limits and gradually merges with the other space. Gradually merge with the outer space. Of the total mass of atmosphere, about 99% is with a height of 30 kilometers from the Earth's surface. The major gas in the atmosphere are nitrogen 78% and oxygen 21% by volume. Remaining 1% account for the other gases such as argon, neon, krypton, xenon, helium, carbon dioxide, etc. The second part is hydrosphere. The liquid phase of the earth is called hydrosphere. It covers about 80% of the earth's surface and constitutes lakes, streams, rivers and oceans. There are a large number of elements in the form of their dissolved salt present in seawater. Although seawater contains elements like sodium, magnesium, calcium, potassium, strontium, barium, chlorine, bromine, sulfur, lithium, aluminum, rubidium, etc., only four elements, sodium, magnesium, chlorine, and bromine, are commercially obtained from seawater. Sulfur, tin, gold, natural gas, and petroleum are also being obtained from sea sources. Iodine, agar-agar, laminarin are the products which are recovered from seaweeds. Efforts are on extract some of the rare metal from the rock-like objects called nodules found in the sea floor. Now, third part is lithosphere. It is the outermost solid part of the earth and consists of different types of rocks. Almost all the naturally occurring elements are found in the lithosphere. It consists of different types of rocks in which various elements are present in form of minerals. The distribution of main elements in terms of their relative abundance are in lithosphere is shown in this diagram. परसेंटेज कितना कितना है? ऑक्सीजन है 40.6%, लिथोस्फीयर में सिलिकॉन 27.7, उसके बाद एल्युमिनियम 8.3%, आयरन 5.1%। उसके बाद तो कम अमाउंट में है परसेंटेज है जिनका, जिसमें कैल्शियम है 6.6%, उसके बाद सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1, टाइटेनियम 0.4, मैग्नीज 0.1, हाइड्रोजन 0.1, फास्फोरस 0.1 एंड अदर्स इज 0.2। तो इस तरह से ये पूरा क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन लिथोस्फीयर, इस तरह से। Now come on conclusion. Oxygen and silicon constitute about 73% by mass of the earth crust. The first five elements comprise almost 92% by mass of the earth crust.
Now, aluminium is the most abundant normal or representative elements. Iron is the most abundant transition metals. First 10 makes up over 99.5% and first 20 make up 99.97 by mass of the earth crust. Now, elements in living organism. Animals and plants organism consist of complex substance composed of both metallic and non-metallic elements. When the analysis of such animal tissue is carried out, it is observed that about 30 elements are present in the animal tissue. Abundance of selected elements in human body is given here. Oxygen 65%. This is the abundance of selected elements in human body by mass percentage है ये. ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 65.5, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2.4, फास्फोरस 1%, मैग्नीशियम 0.5%, potassium 0.34, sulfur 0.26, sodium 0.14, chlorine 0.15 and iron 0.005% present होता है. Besides these, the following elements are present in very small amounts: copper, zinc, cobalt, manganese, molybdenum, iodine, and iron. Many elements get accumulated in living organisms. Some examples of iodine in seaweeds, vanadium in cucumbers, potassium in plants. The reason for such accumulation is not yet known. Living organisms also contain different elements in different parts. For example, carbon, hydrogen, nitrogen, and oxygen are the major constituents of biomolecules which are present in the bodies of animal and plants. Iron is present in hemoglobin, a red pigment of blood cells. Magnesium is a constituent of chlorophyll, a green pigment of plant responsible for photosynthesis. Zinc is present in the eyes of certain animals. Manganese, iron, and copper are present in chloroplast. Calcium and phosphorus are present in the teeth and bones of animals. It is important to note that very little is known as to why a particular element is present in a specific region of living organism. However, it is known that deficiency of a particular element in the living organism brings many disorders. For example, deficiency of iron causes anemia, while that of iodine causes goiter. Similarly, the deficiency of nitrogen, phosphorus, and potassium in plants retard their growth. Now, occurrence of metals, mineral and ores. अब किस फॉर्म में हमको मिनरल मेटल्स मिलते हैं वो है मिनरल्स एंड ओर्स. Now see the difference between mineral and ores. The earth crust is the biggest source of metals. Metals occurs in nature sometimes free but mostly in combined state. The natural substance in which metals occur in a native state or combined state in the form of compounds in the earth are called minerals. Every mineral has a definite composition. It may be a single compound or complex. Example हम दिखा चुके हैं पहले. It may be single compound or complex mixture usually associated with a number of impurities. The minerals from which the metal can be conveniently and economically extracted are known as ores. तो ये मिनरल ही होते हैं जो ओर्स कहलाते हैं. बट द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर. All the ores are mineral, but all minerals cannot be ores. यानी सारे minerals से हम metal नहीं extract करते. Then all the ores are minerals, but
All minerals cannot be ores. For example, iron is found in earth crust as oxides, sulfides and carbonates. आयरन का जो मिनरल है वो क्या है, हेमेटाइट Fa2O3, मैग्नेटाइट Fe2O4, आयरन पायराइट FeS2, कॉपर पायराइट CuFeS2. These are the minerals of iron. Siderite FeCO3. Out of the above mineral, iron is extracted from oxides. Thus, oxides of iron, hematite, magnetite, etc. are the ore of iron. The minerals of copper are cuprite Cu2O, copper glans Cu2S, copper pyrite CuFeS2, malachite CuCO3 CuOH whole twice, and azurite 2CuCO3 point CuOH whole twice. Copper is conveniently and economically extracted from copper pyrites. The copper pyrites is the ore of copper. All are the minerals. Similarly, aluminium has several minerals such as bauxite, Al2O3.2H2O, cryolite Na3AlF6, China clay Al2O3.2SiO2, 2H2O, feldspar KLSI308, and mica K2O3Al2O3.6SiO2, 2H. However, the minerals bauxite is used for the extraction of aluminium. Thus, bauxite is an ore of aluminium. It is evident from the above example that a metal may occur in number of minerals, but every mineral is not suitable for the extraction of the metal. This is because the mineral may contain low concentration of metal or may contain a large concentration of impurities, which may not be easy to remove, or process of extraction may not be feasible or commercially available. Ores may be divided into 4 groups. First is native ores. These ores contains metal in a free state, that is silver, gold, platinum, mercury, copper, etc. These are found usually associated with rock or alluvial materials like clay, sand, etc. Sometimes lumps of pure metals are also found. These are termed nuggets. Iron is found in free state in meteorites, which also have 20 to 30% nickel. Now, sulfurized and arsenical ores, second type of ore is. These ores consist of sulfides and arsenides in simple and complex form of metal. Important ore of this group is sulfurized and arsenical ores. Metal, lead, name of the ore is galena and composition PbS. This is, and zinc metal है, उसका जो नंबर नेम ऑफ द ओर है वो जिंक ब्लेंड्स, कंपोजिशन है ZnS. Hg का सिनेबार, कंपोजिशन HgS. सिल्वर, अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लांस Ag2S. निकल, क्यूफर निकल NiAs, एंड कॉपर के लिए कॉपर पायराइट CuFeS2. Now halide ores, these are the sulfide ores. Now halide ores. Metallic halides are very few in nature. Chlorides are most common. For example, for the sodium, common salt NaCl. For a potassium and magnesium carnallite, that is KCl-MgCl2 6H2O. For the silver, Horn silver AgCl. Now oxidized ore. In these ores, metal are present as their oxides or oxysalts such as carbonates, sulfates, phosphates, silicates, etc. Now, important ores of this group are, this is the name of the metal, name of the ore and composition. First, aluminium, ऑक्साइड फॉर्म में ये और मिलते हैं. नेम ऑफ द और बॉक्साइड Al2O3.2H2. टिन स्टोन और कैसीटेराइट SnO2. मैग्नीशियम का ऑक्साइड और है
पायरोलुसाइड, मैग्नीज का और है पायरोलुसाइड MnO2 ऑक्साइड और क्रोमियम का क्रोमाइड FeO Cr2O3, जिंक का जिंसाइड ZnO, इल्मेनाइट टाइटेनियम का है FeO TiO2, हेमेटाइट आयरन का हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe2O4, कैल्शियम का है लाइम स्टोन CaCO3, ये दीज आर द ऑक्साइड ओर्स। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट MgCO3, और ये क्या है, कार्बोनेट आ जाते हैं, हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जिंक का है कैलामाइन जिंक कार्बोनेट ZnCO3, बेरियम बेरिट्स BaSO4, कैल्शियम का है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O, लिथियम लिपिडोलाइट, लिथियम सोडियम पोटेशियम Al2, यानी LiNa का होल ट्वाइस है, Al2SO4 होल थ्राइस, FOH होल थ्राइस। This is the composition of lepidolite and triflites of lithium, LiNa whole twice, PO4 point FeMn whole thrice, PO4 whole twice. This is the composition of lithium or triflite. And beryllium का है बेरिल 3BeO point Al2O3 6SiO2। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स जिनसे कि हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो दोनों तरह का देखा, मिनरल क्या है और मिनरल, एवरी मेटल्स हैव ए मिनरल। सारे मिनरल ओर नहीं होते, जबकि सारे ओर मिनरल होते हैं, और वो होते हैं जिनसे हम कन्वीनियंटली और कॉमर्शियली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस जो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस होता है, यानी मिनरल या जो नॉट मिनरल और से प्योर मेटल हासिल करने तक का प्रोसेस मेटलर्जी कहलाता है। तो इसके स्टेप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नेंसेस यूज होती हैं, जिनको कि हिंदी में हम भट्टी कहते हैं। तो कितने तरह की फर्नेंसेस यूज होती हैं मेटलर्जी प्रोसेस में, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम यहाँ कर लेते हैं, ताकि जब हम मेटलर्जी प्रोसेस पढ़ेंगे तब हमें पता होगा कि ये फर्नेंसेस क्या होती है। The furnace is a device in which high temperature is produced either by burning a fuel or by using electricity. Now several types of furnace are used. This is the, थोड़ा सा इनके लिए हमें थोड़ा डायग्राम को छोटा करना पड़ेगा। This is the reverberatory furnace. The name of this furnace is reverberatory furnace. Several types of furnaces are used in the extraction of metal. The important ones are described here. तो ये reverberatory furnaces के बारे में बता रहे हैं। सारी चीज़ें जिनका नॉमेनक्लेचर पढ़ सकते हो, ये हार्ट कहलाता है। उसके अलावा यहाँ फायर प्लेस, और ये गैसेस इसमें जो है किस तरह से गर्म गैसेस बाहर निकलती हैं जब इसको हीट करते हैं, और ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। रिवर्बरेटरी फर्नेस डायग्राम देखा इसका। This is the kind of a furnace in which fuel does not come in direct contact with charge. The flames are deflected from the roof of the furnace to the charge undergoing reaction. Thus, this furnace can be used for reduction as well as for the oxidation purpose. The furnace consists of three main parts, namely fireplace, hearth and chimney. चिमनी जहाँ से गैसेस निकल रही थी। The fireplace is built at one end of the furnace at slightly lower level than that of the hearth. स्ट्रक्चर देखा अभी यहाँ पे, ये क्या है, फायरप्लेस और ये हार्ट, और दिस इज दी चिमनी।
The roof is made standing and connects with the chimney on the other end. The hot gases from the fireplace are reflected by the concave ceiling over the hearth. The furnace is surrounded on all sides by walls of fire bricks. ब्रिक्स देखा है, वॉल्स जो है वो किसकी बनी है, फायर ब्रिक्स. एयर सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय विंड्स एंड डायरेक्ट ब्लास्ट. The furnace is used for smelting, reduction and roasting of ores. The reduction is done by the use of some suitable reducing agent. The furnace is used for the reducing and roasting tin stone, SnO2, to molten tin metal by use of coke. For roasting the galena ores, PBS, as to convert it into PbO and PbSO4 by the use of air. For roasting of copper pyrites, this is the copper pyrite, as to convert it into Cu2O and FeO by means of air. The second types of furnace is blast furnace. Iron ore is converted to iron in special types of furnace called blast furnace. It is a huge chimney-like structure which can be between 25 and 60 meters in height and 5 to 10 meters in diameter. It is constructed of steel plates and the inner region lined with fire bricks. It has a double cup and cone arrangement at the top for the introducing the charge. Preheated air at a temperature about 600 is injected into the furnace. क्या है, चार्ज कप एंड कोन अरेंजमेंट है, जिससे कि यहाँ हम जिस चीज़ को मेल्ट करने के लिए अंदर डालना होता है यहाँ से अंदर भेजते हैं. पूरी स्ट्रक्चर इस तरह से है. वेस्ट गैसेस जो हैं यहाँ से ये निकलती हैं. अपर रीजन का टेम्परेचर, अब ये जो वॉल है वो फायर ब्रिक्स की बनी हुई है और ये पूरी स्ट्रक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी. ऊपर का टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ से हम चार्ज यानी जिसको मेल्ट करने के लिए जिस मटेरियल को डालना होता है उसे हम डालते हैं और धीरे धीरे फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ता जाता है 450 से 600 फिर 700 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर इसका बढ़ता जाता है. लास्ट में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी ओर होता है पूरी तरीके से मेल्ट कर जाता है और यहाँ पे मोल्टेन स्लैग जो होता है वो ऊपर आ जाता है और मेटल कहाँ होती है वो नीचे होती है, जिनके लिए दो रास्ते होते हैं और इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है. दिस इज नोन एज ब्लास्ट फर्नेस. अब इसको हम पूरी दिखाते हैं किस तरह से होती है. ये ज़्यादा मिनिमाइज नहीं हो रही है, तो ये इस तरह से बुक में देख सकते हो इसको खोल करके कि ब्लास्ट फर्नेस की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है. इम्पोर्टेंट फर्नेस है ये, एग्ज़ाम में ज़रूर सारी फर्नेस में से कोई सी भी पूछी जा सकती है. Preheated air at a temperature of about 600 is injected into the furnace through a number of pipes called tuyers in the bottom of the furnace. It is provided with 2 tap holes plugged with clay. Molten metal is tapped from the lower and molten slag from the other. दोनों पॉइंट देखा कहाँ से स्लैग निकलता है और कहाँ से molten metal. The temperature range in the furnace is from 1500 degrees centigrade at the bottom and 200 to 300. यहाँ पे 1500 to 1600 degree centigrade at the bottom and 200 to 300 degree at the top. Carbon and carbon monoxide reduce the metallic oxide to the free metals.
Blast furnace is frequently used for the extraction of iron and copper from their ores. Slag formation plays an important role in the blast furnace as it covers the melted metal and thus protect the metal from being reoxidized. तो तीसरे तरह का फर्नेस है मफिल फर्नेस, डायग्राम सामने है. दिस इज द फायरप्लेस. This furnace is used when high temperature is required and the fuel and its products of combustion are not to be desired to come into contact with the material to be heated. The muffle is a chamber made of refractory materials. The muffle is surrounded by hot flames and hot gases all around. डायग्राम देख रहे हो सामने. Flames and hot gases all around. In an electric muffle furnace, the closed chamber is surrounded by heating electric coils. Such a furnace is used for extraction of zinc for annealing of gold and silver assay. This is the electric furnace. स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है. मफल फर्नेस है ये. यहाँ पे ये गैसेस जो फायर्स एयर और उसके बाद यहाँ फायर होता है जिससे कि गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. तो हॉट गैसेस बाहर निकलने के लिए पॉइंट बना हुआ है. और ये क्या है? मफल फायर ब्रिस्क है. उसके बाद है इलेक्ट्रिक फर्नेसेस. In these furnaces, electrical energy is converted into heat energy. Such furnaces are largely used where cheap power is available and very high temperature are required, and also for carrying electrolytic reduction. The electric furnaces are generally of three types. First is induction furnaces, second arc furnaces, and third resistance furnace. तो पहले हम induction furnace क्या होती है? In this furnace, the charge lying on the furnace bed or in a crucible constitute the secondary coil of the induction unit, and the induced currents produced by making and breaking the primary circuits heat up the material. Second type of the arc furnaces, heat is generated by arc and a temperature over 3000 degrees centigrade may be obtained. Carbon electrodes are used to carry the current and an arc is stuck between them and the charge. Arc furnaces are of two types. First is direct heat and second indirect heat. In the direct heat arc furnaces, arc is used to heat up a gas in which the arc is burning, and in indirect heat arc furnace, the arc burns above the charge and the arc radiates heat towards the charge. Now, resistance furnace. Heat is generated by the resistant furnace in the electric circuit. Heat is generated by the resistant in the electric circuit. In some cases, the material forming the charge may act as resistance, and in other cases, the body of furnace is made up of resistance material, and this materials cause heating. In some cases, rods of poorly conducting materials are embedded into the charge, which becomes intensely hot on passage of current. Two electrodes are in this furnaces. Carbon electrode, मेल्टेड स्टील और यहाँ आर्क प्रोड्यूस किया जाता है दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करके. पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से है. दिस इज द स्टील चैम्बर, दिस इज द brick, fire brick, and this is the layer of magnesite plus slag tar. This is the arc furnace, structure of arc furnace. ये है पूरा स्ट्रक्चर, देख सकते हो इस तरह से.
उसके बाद है सीमेंस मार्टिन ओपन हार्ट फर्नेस. This furnace is modified version of reverberatory furnace and is used in making steel. It has a shallow heart lined with a mixture of MgO, magnesium oxide, and calcium oxide. The heating is effected by producer gas and hot air. A very high temperature, that is 1600 degrees centigrade, may be attained in this furnace. At this temperature, impurities like C, Si, P, etc. present in the ore of iron are oxidized and iron metal is obtained. Spagel is added to iron to form steel. The structure of this furnace is like this. ये है साइमंस मार्टिन्स ओपन हार्ट फर्नेस है, जिसमें कि होल फॉर दी पूरा स्ट्रक्चर है इसका. यहाँ पे चार्ज रखते हैं, यानी जिसको हमें मेल्ट करना होता है जिस मटेरियल को. उसके अलावा हार्ट प्रोड्यूसर गैसेस यहाँ से इंटर करती हैं, गैसेस एंड एयर यहाँ से मिक्स हो जाती हैं. यहाँ पे हमें स्लैग मिलता है और ये हॉट गैसेस यहाँ से बाहर होती रहती है. अब थोड़ा इसका फंक्शन कुछ एग्जाम्पल से देख सकते हैं. The heart is lined inside with a mixture of magnesium oxide and calcium oxide. Producer gas is used for heating the heart, and the high temperature, about 1600 degrees centigrade, is maintained. The charge consists of cast iron, iron scrap, hematite, and lime. The charge is heated by producer gas and hot air. This process is now Bessemer के बारे में हमें स्ट्रक्चर देखना है. ये है, दिस इज दी बेसेमर कन्वर्टर. दिस इज नोन एज बेसेमर कन्वर्टर. पहले पूरा इसका डायग्राम देख लो. इस तरह से होता है ये. मोल्टन मैट एंड साइड यहाँ पे हो गई. ये टायर्स है, बेसिक लाइनिंग है. ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से देखने के बाद हम इसके बारे में बताते हैं. बेसेमराइजेशन, इस फर्नेस में जो प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं? बेसेमराइजेशन. द मोल्टन माल्ट इज ट्रांसफर्ड टू ए बेसेमर कन्वर्टर. सम सिलिका इज एडेड एंड ए ब्लास्ट ऑफ एयर इज blown through molten मैट. फॉलोइंग रिएक्शन में ऑकर. तो रिएक्शन जब हम मेटलर्जी पढ़ाएंगे उसमें ज़रूरी होगा. बहरहाल इसमें होता क्या है, जो आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है आयरन ऑक्साइड में. उसके बाद आयरन ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके स्लैग बनाता है. और इसमें स्लैग कहाँ पे दिख रहा है? ये बेसिक लाइनिंग स्ट्रक्चर है पूरा ये बेसेमर कन्वर्टर का. Now remaining cuprous sulfide combined with O2 forming Cu2O which reacts with remaining. तो मेन पर्पस इसका बेसेमर कन्वर्टर का स्ट्रक्चर दिखाने का है, उससे फंक्शन किस तरह से होता है. और इसमें ऑक्साइड, जो आयरन के ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है, आयरन के सल्फाइड को आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेसेमर कन्वर्टर. तो इस तरह से तुम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें. तो बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट था मेटलर्जी का वो हमने शुरू किया, जिसमें कि ओर्स मिनरल में डिफरेंस, उसके अलावा कितने तरह के मिनरल या कितने तरह के ओर्स होते हैं डिफरेंट मेटल्स के, जो नेचर में परसेंटेज क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स की, ये सारी चीज़ें जानी. और उसके अलावा टाइप्स ऑफ फर्नेस देखा, कितने तरह की फर्नेसेस होती हैं जो मेटलर्जी प्रोसेस में यूज़ होती हैं. तो अगले क्लास में हम प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे.